नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। गुजरात में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य की वोटर लिस्ट से करीब 73.7 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। बताया गया है कि कुल मतदाताओं में से 85% ने एनुमरेशन फॉर्म जमा किए थे, जबकि बाकी नाम सूची से बाहर हो गए। हटाए गए नामों में 51 लाख से ज्यादा वोटर शिफ्टेड या अनुपस्थित, 18 लाख से ज्यादा वोटर मृत मतदाता और 3 लाख से ज्यादा वोटर डुप्लीकेट एंट्री वाले वोटर शामिल है। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के लिए की गई है। आयोग ने साफ किया कि जिन असली वोटरों के नाम गलती से कट गए हैं, वे क्लेम और आपत्ति की तय अवधि में जरूरी दस्तावेज देकर दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक दल इस पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं और बड़े पैमाने पर नाम कटने को लेकर चिंता जता रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरा होने के बाद तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। जिला चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इस प्रक्रिया में राज्य भर में करीब 97 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा असर चेन्नई में दिखा, जहां करीब 14.25 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। इसके बाद चेन्नई में कुल मतदाताओं की संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक नाम कटने की वजहों में 1.5 लाख मौतें, 27,000 से ज्यादा लोग पते पर नहीं मिले, 12 लाख से ज्यादा लोगों की दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और 18,772 डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। कोयम्बटूर में 6.5 लाख, डिंडीगुल में 2.5 लाख, कांचीपुरम में 2.5 लाख और करूर में करीब 80,000 नाम हटाए गए। आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका दिया गया है, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी का शव शुक्रवार शाम को सिंगापुर से ढाका लाया गया। बांग्लादेश विमान की फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर वाटर टैंक इलाके में उपद्रवियों की गोलीबारी में हादी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, फिर एवर केयर अस्पताल में 3 दिन तक इलाज चला। हालत ना सुधरने पर उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हादी की गोली मारकर हत्या के विरोध में गुरुवार को ढाका में जोरदार प्रदर्शन हुए। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने देश के 2 बड़े अखबारों प्रोथोम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी की। हादी की मौत के बाद से राजधानी में तनाव बना हुआ है। ईडी ने गैर कानूनी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ साथ एक्टर उर्वशी रौतेला, सोनू सूद और मिमी चक्रवर्ती की करीब 7 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति को प्रोविजनल तौर पर अटैच किया है। इसके अलावा अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा की संपत्ति भी इसी कार्रवाई के दायरे में आई है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक अब तक इस केस में कुल लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इससे पहले शिखर धवन और सुरेश रैना की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अटैच की गई थी। ईडी ने लोगों को चेतावनी दी है कि सट्टेबाजी और जुए से जुड़े प्लेटफॉर्म देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने भारत पर सिंधु जल समझौते का गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल में भारत ने समझौते को एक तरफा रूप से निलंबित किया था और अब चेनाब नदी में अचानक और असामान्य जल प्रवाह देखा गया। ये बदलाव 30 अप्रैल से 21 मई और 7 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच हुआ। डार ने कहा कि भारत ने जरूरी सूचना या डेटा साझा नहीं किया, जिससे पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता पैदा हुई। उन्होंने इसे पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का उदाहरण बताया और चेताया कि ये कदम पाकिस्तान में मानवीय संकट खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया है। सिंधु जल संधि पर गीदड़ भभकी देते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि सिर्फ 2 देशों के बीच समझौता नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय स्थिरता की बुनियाद है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर और जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मामलों की सुनवाई किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी। राबड़ी देवी ने अपने और परिवार के खिलाफ चल रहे 4 मामलों को स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने की अदालत से हटाने की अपील की थी।
उनका आरोप था कि मौजूदा जज ने उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल रही है। हालांकि सीबीआई ने इस मांग का कड़ा विरोध किया और कहा कि अदालत पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रिंसिपल सेशंस जज दिनेश भट्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब इन सभी मामलों की सुनवाई पहले की तरह उसी अदालत में जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इल्तिजा ने आरोप लगाया है कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का जबरदस्ती नकाब खींचकर उनकी गरिमा भंग की। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत की कॉपी साझा करते हुए लिखा कि ये घटना सदमे और चिंता पैदा करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस हरकत पर वहां मौजूद लोग को हंसना और कोई कार्रवाई न होना और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। इस सप्ताह वायरल हुए वीडियो में दिखता है कि नियुक्ति पत्र देते समय नीतीश कुमार महिला डॉक्टर का नकाब हटाते हैं। वीडियो में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उन्हें रोकने की कोशिश भी करते दिखते हैं, जबकि पीछे खड़े कुछ अधिकारी हंसते नजर आते हैं। इल्तिजा ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस व्यवहार का बचाव कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये सत्र रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरू हुआ और महात्मा गांधी के अपमान पर खत्म हुआ। उन्होंने इसे प्रदूषणकालीन सत्र बताया। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन सरकार इस मुद्दे से भागती रही। उन्होंने बताया कि सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी, लेकिन 12 में से 5 बिल पेश ही नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र के अंत में वीबीजी रामजी बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पास कराया गया। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस के दौरान नेहरू और टैगोर को बदनाम किया गया और मनरेगा की जगह नया बिल लाकर गांधी के विचारों का अपमान किया गया। कांग्रेस के मुताबिक ये सत्र आधुनिक भारत के निर्माताओं को निशाना बनाने का सत्र था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को साफ कहा कि राज्य सरकार में 2.5 साल के पावर शेयरिंग फॉर्मूले जैसी कोई बात नहीं है। बेलगावी में विधानसभा सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि वो हाईकमान के फैसले तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि पहले जनता जनादेश देती है, फिर विधायक नेता चुने जाते हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान फैसला करता है। उन्होंने 2 टूक कहा कि अभी मैं मुख्यमंत्री हूं और हाईकमान जब तक कहेगा तब तक मैं मुख्यमंत्री ही रहूंगा। विपक्ष के नेता आर अशोक ने 2.5 साल के सवाल पर घेरने की कोशिश की, लेकिन सिद्धरामैया ने दोहराया कि ऐसा कोई समझौता कभी हुआ ही नहीं। नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी इन खबरों को खारिज किया और कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी राजनीति नहीं चल रही है। कांग्रेस ने दोनों नेताओं की साझा मौजूदगी से एकता का भी संदेश दिया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने देश में हालिया हिंसा को बांग्लादेश को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश बताया है। बीबीसी बांग्ला से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रोथोम आलो, डेली स्टार और छाया नट समेत कई जगहों पर हमले हुए। तोड़फोड़ और आगजनी किसी एक घटना का नतीजा नहीं बल्कि एक तैयार ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। उन्होंने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीएनपी मानती है कि इस तरह की हिंसा देश में अतिवाद थोपने और चुनावी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश है। मिर्जा फखरुल ने कहा कि बांग्लादेश की उदारवादी संस्कृति में ऐसी साजिशें सफल नहीं होंगी। हादी की मौत के बाद ढाका में तनाव बना हुआ है और हाल ही में अखबारों के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला किया था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार रात हिंसा भड़कने के बाद दैनिक अखबार प्रथम आलो और द डेली स्टार की बिल्डिंगों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। ये तनाव छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बढ़ा। इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दोनों अखबारों के संपादकों से फोन पर बात की। उन्होंने संपादकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि ये मामला स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। यूनुस ने भरोसा दिलाया कि सरकार संपादकों और मीडिया संस्थानों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और जल्द ही उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी करेगी। उन्होंने कहा कि यह घटना देश की लोकतांत्रिक प्रगति और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बड़ी बाधा बन चुकी है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा की युवा इकाई यूथ टिपरा फेडरेशन ने पूर्वोत्तर भारत यानी 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की धमकियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को अगरतला में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय के सामने हुए इस प्रदर्शन में संगठन के नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया। नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन्स पार्टी एनसीपी के नेता हसनत अब्दुल्ला और अन्य नेताओं की ओर से दिए गए बयान उकसाने वाले और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उनका कहना था कि ऐसे बयान न सिर्फ भारत बांग्लादेश रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे इलाके की शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बन जाते हैं।
प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा रही और पुलिस अधीक्षक नमित पाठक भी मौके पर मौजूद रहे। भारत की संसद ने दोनों सदनों में शांति विधेयक पास कर दिया है, जिससे निजी कंपनियों को न्यूक्लियर एनर्जी में निवेश का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा कदम बताया और कहा कि बिल युवाओं और निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर खोलता है। हालांकि पाकिस्तान ने बिल को लेकर चिंता जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत में परमाणु सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का इतिहास है, जैसे रेडियो एक्टिव सामग्री की चोरी और अवैध बिक्री, इसलिए निजी क्षेत्र की भागीदारी सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि ये बिल वैश्विक प्रयासों के लिए चुनौती बन सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.